केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को 7 चरणों में कराने का फैसला किया है। ये कितना निष्पक्ष है? सिक्योरिटी फोर्सेज का अगर वजह इसमें बताया जाए तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 1980 के पहले चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर पे होते और सिंगल फेज में चुनाव होते थे। स्मॉल पार्टी स्ट्रांग हुई, इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने लगे, तब से जो है चुनाव आयोग ने इसका धर्रा अपना चेंज कर लिया। राष्ट्रीय पार्टियों के पास इतना फंड है, इतना लोग पैसा मिलता है उनको। जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे संगठन है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतने लंबे समय तक चलने वाले इलेक्शन को मैनेज कर सके। हमारे जो बहुजन के लोग हैं, बहुसंख्यक के लोग हैं, उनको कुचलने का कार्य ये 7 चरण का चुनाव होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मौर और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जनता आवाज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की चुनावी तारीख घोषित की है, केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को 7 चरणों में कराने का फैसला किया है। ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और तमाम छोटी मोटी पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए कितना निष्पक्ष है, हम जानेंगे अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं रिटायर्ड IPS RS चौहान जी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता FI इस्माइल जी, जो उर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और तीसरे हमारे मेहमान हैं हमारे साथ में डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी, जो DU में प्रोफेसर हैं। चौथे मेहमान हैं हमारे साथ में अनिल कुमार पटेल जी, जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो 7 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो विभिन्न पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए कहाँ तक निष्पक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? जनहित आवाज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा जो उठाया है 7 चरणों में चुनाव का, विशेषकर इसमें यूपी जो स्टेट है यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है। बाकी जो स्टेट में जो पंजाब, गोवा, मणिपुर वगैरह उत्तराखंड में है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वहाँ एक फेज में पंजाब में हो रहा है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज का अगर वजह इसमें बताया जाए तो वो मेरा ख्याल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक फेज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज फारिग हो जाएगा 2-3 स्टेट से। दूसरा ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक पावर है कि एक ऑर्डर से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पे आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन कहीं से भी जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं उन राज्यों से भी, इवन तमिलनाडु साउथ के सारे राज्यों से अफसर यहाँ ला सकते हैं, वो ऑब्जर्वर वगैरह ऐसे आते भी हैं। तो एक तो ये जो कारण है बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा छोटी पार्टियों का, जहाँ तक विशेषकर सवाल है। छोटी पार्टियों को कन्वेंसिंग करने का, एक्सपेंडिचर करने का और ये टाइमिंग का और बजट का सारा अगर मुद्दा एक नज़र से देखें तो निष्पक्षता के ऊपर जो है सवाल लोग खड़ा करेंगे, ज़रूरी है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वाला जो बात है वो जायज़ नहीं माना जाएगा और स्टाफिंग का बात भी जायज़ नहीं है। स्टाफिंग बहुत है। पहले अगर ये पूरे राज्य देश में होता है तब तो ठीक है, आप स्टेजेज में कराते हैं, लेकिन खाली एक स्टेट में आप करा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का या स्टाफिंग का कारण है तो वो कारण बिल्कुल नहीं है। दूसरा, छोटी पार्टियों वाला जो मुद्दा है वो जायज़ है। उनकी कंप्लेंट हालांकि वो पता नहीं कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक नहीं हैं और दूसरे जो प्रचारक हैं, उनके पार्टियों के हेड हैं, वो नहीं जा पाएंगे इतनी जगह पर, और उनके पास खर्चा भी नहीं है, तो उनके पास डोनेशन भी नहीं है। तो फंडिंग एक बड़ा मसला है और कन्वेंसिंग एक बहुत बड़ा मसला है कि चुनाव चिन्ह भी और दूसरे जनता को नहीं पता है उनके। तो उनका जो आउटरीच है टू द पीपल, बेसिकली लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है कि वो जनता तक पहुँचे, उसको उतना टाइम पहुँचे, कन्वेंसिंग के लिए टाइम मिले, तो वो नहीं मिल रहा है। ये फेजिंग आउट में इतना फेजेज में एक ही स्टेट में नहीं मिल रहा है। वो पंजाब जाएगा, फिर यूपी जाएगा, फिर गोवा जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए, छोटी पार्टी के लिए। फिर खर्चा जो बड़ी पार्टी का तो पार्टी हेड में चला जाएगा, छोटी पार्टी का कैंडिडेट के हेड में जाएगा, तो वो मुश्किल है उसके लिए मैनेज करना। चाहे बेशक उसको खर्चा आप बढ़ा दीजिए, लेकिन उसको मुश्किल है। तो निष्पक्ष था, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कहें तो वो भी नहीं है। और दूसरा, फोर्सेस का जो वो बात कही जा रही है कि फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बात है वो एक तरह से बहाना है, वो ठीक नहीं है। इतना मुझे कहना है। थैंक यू। इस्माइली जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? थैंक यू ब्रिजमोहन जी। जनहित आवाज़ ने ये बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया है
और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। और देखिए इसमें मेन जो आपने टॉपिक रखा है, इसमें मेन महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा जो मुद्दा है इसमें टाइमिंग का है कि चुनाव आयोग ने भी ऐसी क्या जल्दी है कि भाई उनको फरवरी में ही चुनाव कराना था, तो एक टाइमिंग का मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा जो है 7 चरणों में अलग अलग जो अभी आपने बताया, वो एक मुद्दा है कि 7 चरणों में केवल उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में 2 फेज़ में, क्यों, जबकि पंजाब जो है वो मणिपुर से भी बड़ा स्टेट है, वहाँ 1 फेज़ में चुनाव हो रहा है। तो मैं पहले मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। जो पहला मुद्दा है कि चुनाव आयोग क्या ये एक रेफरी है या एक पार्टी है। देखिए, जो संविधान ने प्रावधान किया है चुनाव आयोग का कि 324 आर्टिकल 324 में प्रावधान है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से फ्री एंड फेयर चुनाव कराएगा। ठीक है, वो जो है उसके लिए सभी पार्टी, सभी वो जो है मतलब के अलग अलग पॉलिटिकल संगठन जो है, पार्टीज़ है, वो सेम रहेगी। मगर उसके साथ में जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि भाई आर्टिकल 324 6 में 324(6) में जो प्रावधान है उसमें ये कि चुनाव आयोग किसी भी समय स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से फुल फोर्सेस की मांग कर सकता है चुनाव को कराने के लिए। पहले चुनाव जो होता था वो बैलेट पेपर ऊपर होता था, उसकी लूट मुमकिन थी। अब तो ईवीएम से चुनाव होता है, आप जानते हैं, उसमें वो उस ईवीएम की लूट और उतना सिक्योरिटी का कोई ऐसा कुछ वो कंसर्न नहीं होता। लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में, जहाँ के एक सिंगल फेज में, आप देखें पिछले चुनाव जो होते रहे 1980 के पहले चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर पर होते और सिंगल फेज में चुनाव होते थे। मगर जब जब ये आपकी रीजनल पार्टी स्ट्रांग हुई, स्मॉल पार्टी स्ट्रांग हुई, इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने लगे, तब से जो है चुनाव आयोग ने इसका धर्रा अपना चेंज कर लिया और उन्होंने इसमें जो है वो अलग अलग फेजेस में चुनाव कराने लगे, जिसका सीधी फ़ायदा जो होता है वो नेशनल पार्टी और बड़ी पार्टीज़ को होता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि चुनावी समय का, अभी देखिए 2 तारीख को बजट आएगा, मतलब कि ये नेशनल बजट आता है, आप जानते हैं, रेल का बजट आता है, भारत का बजट आता है। उस समय उन्होंने चुनावी लोकभावन घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार, और उससे क्या होगा कि जनता जो है प्रभावित हो सकती है। और ये जो चुनाव, ये जो सरकार का समय है वो मई तक था, मई में समय था, और ये आप समझें कि ये अप्रैल में भी चुनाव कराया जा सकता था। तो एक टाइमिंग पर भी सवाल है। तो ये लोगों के मन में अवश्य बहुत सवाल उठता है। मैं इन्हीं बातों से आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। 7 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी पर हम अगले मेहमान डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी से जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका और जनहित आवाज़ का भी कि आपने इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। ज़्यादातर जो नारद मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं आज तक नहीं उठा रहा है, क्योंकि समझ सकते हैं एक तरह की साजिश भी है और एक तरह का ये कहते हैं मोनोपोली, एक तरफा करवाने का भी प्रयास है। हालांकि इसका परिणाम तो वक्त के हाथ में है, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र में सबको समान अवसर, समान भागीदारी, समान चीज़ों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया गया है, और ये संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उसको उसी कुशलता के साथ लागू करवाए जिस तरह से हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। जैसा कि अभी इस्माइली सर और चौहान साहब ने बताया कि एक बहाना दिया जाता है कि सुरक्षा की समस्या आ सकती है, तो सुरक्षा की समस्या उत्तर प्रदेश इतना कोई बहुत सेंसिटिव राज्य आज की तारीख में नहीं है, ये सब मानते हैं। यहाँ ना कोई बहुत आतंकवादी वाली स्थिति है, ना कोई नक्सलवाड़ी वाली स्थिति है, ना कोई बहुत जंगल और बहुत दुरूह इलाका है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो। यही सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे रोड, सड़कें बनवा दी है, तो आप समझ सकते हैं ये समस्या बिल्कुल नहीं है। तो जो डिप्लॉयमेंट की समस्या है वो नहीं है। एक दूसरी समस्या आती है कि जो संसाधन है, सरकार के पास मशीनरी है, जितना चाहे उसका उपयोग कर सकती है, और उनको अधिकार है कि वो भारत सरकार और राज्य सरकार से जब चाहें जितना चाहें मांग सकते हैं और सरकार उनको देगी। और सर अभी बता रहे थे कि पिछले समय में 70-80 के दशक में ये होता रहा है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे स्थानीय पार्टियों का हक की मांग को लेकर के जो आवाज़ें उठने लगी है और छोटे छोटे संगठनों का जो अलायंस बनने लगा है,
ये सिर्फ संगठन का अलायंस नहीं है, ये विचारों का अलायंस है, ज़रूरतों का अलायंस है, संघर्षों का अलायंस है। और ये इसे रोकने के लिए इस तरह के गतिविधियां की जाती हैं। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं कि सरकार ने तो बजट घोषित कर दिया कि हाँ अब जो है नेता ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। राष्ट्रीय पार्टियों के पास इतना फंड है, इतना लोग पैसा मिलता है उनको, लेकिन जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतने लंबे समय तक चलने वाले इलेक्शन को मैनेज कर सकें या इतनी जगहों पर अपने को एक साथ अलग अलग लगा सकें। इतना संसाधन उनके पास नहीं है। तो इस कंडीशन में उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ऐसे सारे संगठन इकट्ठे होकर के, मेरी समझ से उनको विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तब तक संवैधानिक संस्था पर कोई सामाजिक या पब्लिक जो दबाव कहते हैं वो नहीं बनेगा। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी किसी नेता ने मांग की थी कि जो चुनाव है इतना लंबा चल रहा है, सरकार हमें संसाधन दे। सरकार संसाधन नहीं देती है, लेकिन विरोध करने का फायदा ये होगा कि इस तरह के जो भेदभावपूर्ण रवैया है या जो किसी भी तरह से नेशनल या सत्ताधीश पार्टी को फायदा पहुंचाने का मामला है, इससे बचा जा सकता है और यही एकमात्र तरीका है। तो आपने इस मुद्दे पर हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो अगले हमारे मेहमान हैं अनिल कुमार पटेल जी। धन्यवाद करता हूँ। पहले हम अपने चैनल को, जनहित आवाज़ को, ब्रजमोहन जी को और हमारे पहले पैनलिस्ट ने काफ़ी सारे चीज़ें बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूटी है कि जैसा कि अभी ये जो चुनाव है ये साफ इंगित करता है कि ये अमीरों और गरीबों के बीच की चुनाव है। अमीर गरीब इन द सेंस छोटी पार्टी हमारे गरीब लोग हैं। जैसे बहुजन मुक्ति मोर्चा है, बहुजन नेशनल मुक्ति मोर्चा है, या अन्य संगठन जो छोटे छोटे लोग अपने साथ ले करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोलिजन में चुनाव जो लड़ा रहे हैं, तो उनके मुखिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग फेस होगा। क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रैली करना, उनके पास संसाधन पूंजी नहीं है, पैसे नहीं हैं। इन सब के देखते हुए लगता है कि जो हमारे जो छोटे लोग हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उन सब के साथ बहुत एक चैलेंजिंग आने वाला है। और उससे हमारे जो बहुजन के लोग हैं, बहुसंख्यक के लोग हैं, वो सब है जो कि अच्छे कैंडिडेट जीत करके नहीं आ पाएंगे, जो खेत खलिहान से चल करके अपने जनता का जो आवाज़ उठा सकते हैं, उनको कुचलने का कार्य ये 7 चरण का चुनाव होगा। क्योंकि जो बड़ी पार्टी हैं उनके पास संसाधन है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, अन्य संसाधन है, जो कि तमाम, और जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो अन्य जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनको एक मौका मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के एक जगह पे 10 स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जा कर के प्रचार करके अपने कैंडिडेट को जिताने का कार्य करने की वजह से ऐसा कार्य किया है। और उन्होंने सीधे सीधे ढाल बना लिया है चुनाव आयोग का। क्योंकि चुनाव आयोग का निष्पक्षता इस पर सवाल उठाता है कि अपने तरह से काम नहीं कर रही है। ये कहीं न कहीं अपने जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो बड़े जो हमारे नेशनल पार्टी है, चाहे किसी भी जो रूलिंग में होती है, उन सब के चलता है। और वही चीज़ें आज देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सब है जो कि 7 चरणों में चुनाव करने का यही फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे आम लोगों को दबाने या कुचलने का कार्य कर पाए, जिससे कि स्वतंत्र रूप से वो अच्छी मेजॉरिटी की सरकार बना पाए और अपने आप को वो सत्ता पे काबिज रहें। दूसरे को सत्ता पे आने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार चुनाव आयोग को बना करके इसको पेश किया है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। तमाम चर्चा से जो सामने निकल कर आया है उस पर चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लग रहे हैं। टाइमिंग का आरोप लग रहा है। अभी आने वाले वक्त में ही बजट पास होगा और अभी इस टाइम पर चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। यूपी में जो 7 चरणों के चुनाव हैं उस पर तमाम आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि 80 के दशक में बैलेट पेपर से वोट होते थे, तो उस टाइम पर लूटने की और उन्हें पानी में फेंकने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। जब से ईवीएम आई है, ना तो उन्हें फेंकने की न छीनने की कोई दिक्कत है। दूसरा एक और आरोप ये भी लग रहा है कि जो तमाम छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्हें प्रचार करने में परेशानी आएंगी और जो नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने सत्ता बल का और अपने धन का दुरुपयोग करके वोटर को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। उन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, हमारे YouTube चैनल
जनहित आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें एवं नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अपने हक की आवाज को बुलंद रखे रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।